Hello students, good morning. How are you? Fine? I hope all of you must be fine. Okay, last lecture I had taught you about the meaning and the definition and difference between the accounting and accountancy. Okay, this lecture I'm going to explain the methods of accounting. What is the method of accounting? And which method you should use or which method you should not be use. मैं आपको क्या बताऊंगा अभी इसमें इसके अंदर मेथड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कुछ मेथड्स है अकाउंट्स की। आपको कौन से मेथड यूज़ करना है और कहाँ और कौन से प्रोफेशन में क्या यूज़ करना है ये आपको मैं यहाँ बताता हूँ। ध्यान से सुनो। ओके, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या बोला यार? मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। मेथड मतलब क्या? तरीका। हर चीज़ का एक तरीका होता है ना, अकाउंटिंग करने का भी तरीका होता है। कौन से तीन तरीके से हम लोग अकाउंट्स को मैं रिकॉर्ड करते हैं। द अकाउंट की मेथड्स होती है तीन तरीके की होती है। दैट आर थ्री टाइप्स ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो, फर्स्ट इज अ कैश बेसिस, नेक्स्ट इज एक्चुअल बेसिस, सी इज अ मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। ये कैश बेसिस क्या है, एक्चुअल बेसिस क्या है और मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस क्या है? तो पहले आपको क्या बोला उन्होंने? कैश बेसिस। क्या बोला आपका पहला? कैश बेसिस। तो अब देखो, ओके समझ में आ रहा है आपको? ओके, गॉट इट। देन तो प्रोफेशन लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, ओके, ये सब कौन है आपके? कौन है मतलब ये सब प्रोफेशनल काम करते, डॉक्टर्स हुए, लॉयर्स हुए, सीए हुए, ये सब कैश में ही काम करते। तो ये लोग क्या करते? कैश बेसिस मेथड यूज़ करते। उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस है ना, ये भी कैश बेसिस ही होती है। वो क्या करते हैं? स्कूल्स की आप फीस पे करते हो, हाँ, कॉलेज की फीस भी पे करते हो, ये सब क्या है? कैश बेसिस है। ओके, बाद में एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बाद में एनजीओस। एनजीओस होते हैं ना, अलग अलग तरह के एनजीओस होते हैं। एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको एनपीओ क्या पता नहीं है, तो एक चैप्टर आपको 12 के अंदर आएगा, बताऊंगा मैं आगे चल के, एनपीओ के बारे में बताऊंगा। फिर एनपीओ याद रखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे संस्था होते हैं जो इस्टेब्लिश होते हैं लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते। ओके, अब कैसे होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा जब आएगा तब। अब होते एनजीओस, अलग अलग संस्था होते हैं, जैसे सलमान खान के बिग ह्यूमन। ओके, ये इनके पास भी पैसे आते हैं, जो किसी ने इनको डोनेट किया तो लिख लेते हैं हमारे पास इतना इतना पैसा आया। ओके, किसी ने बोल दिया हम देने वाले, एनजीओस को अगर कोई पैसा देने वाला है तो वो रिकॉर्ड करेगा क्या? नहीं ना। सपोज मैं हूँ, मेरी एनजीओस है, कोई मेरा दोस्त है, उसने कहा मैं आपको 10 लाख दूंगा, तो देगा तब देगा, जब देगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे ना, वो कैश हमें देगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे ना। तो ये जो डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, स्कूल में आप जो फीस पे करते हो तभी तो रिकॉर्ड करते ना। आप आप अगर स्टूडेंट हो, अपने कॉलेज के अंदर या स्कूल्स के अंदर क्या किया, एडमिशन लिया, तो रिकॉर्ड थोड़ी ना करेंगे। जब आप उनको पैसे दोगे, एडमिशन के तुरंत पैसे पे करोगे, तब आपका, तब उनके बुक के अंदर लिखोगे ना कि पर्टिकुलर स्टूडेंट ने हमें इतना इतना अमाउंट पैसे दिया है। इसको मतलब कैश बेसिस। ओके, फिर क्लब्स हो गया, क्लब पता है ना आपको? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये जो भी है ना, ये डॉक्टर, लॉयर, सीए, स्कूल, कॉलेजेस, एनपीओ, एनजीओ, क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये सब क्या है? ये सब कैश में पैसे मिलते हैं इनको। ये सब क्या कहते हैं? कैश में, कैश बेसिस अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ये क्लब्स पता है ना, क्लब के अंदर आप देखो 10-15 मेंबर्स होते हैं आपके, वो मिला के क्या करते हैं? सब मिला के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और क्लब ओपन करते हैं। जो आपका स्विमिंग पूल होता है, जिम होता है, अलग अलग टाइप के आपके, अलग अलग टाइप के क्या इवेंट्स भी होते हैं। ओके, आपको फैसिलिटीज मिलती है। तो क्लब क्या करता है? क्लब को जब पैसे मिलेगा तभी क्लब रिकॉर्ड करेगा ना, उनको तुरंत।
जो भी नवा बंदा उसको अगर कभी क्लब का मेंबर बनना है, वो क्या करेगा, पहले पैसे देगा, तो क्लब क्या करेगा, उसको अपने बुक में लिख लेगा। शायद आपको ये नहीं समझ में आ रहा क्लब के बारे में, जाने दो, सिर्फ इतना याद रखो कैश बेसिस क्या होता है। जब आपको कैश मिलता है, जब आपको पैसा आया तो समझ लेना आपकी इनकम हुई, ओके। और पैसा गया तो समझ लो आपका खर्चा हो गया। जब तक जाएगा नहीं तब तक खर्चा लिखोगे नहीं, जब तक इनकम आएगी नहीं तब तक आप लिखोगे नहीं मेरी इनकम हुई। इनकम मतलब जब तक पैसा मेरे पास आएगा नहीं तब तक मानोगे नहीं कि मेरे पास पैसे आया है। डॉक्टर है, 10 पेशेंट बैठे तो वो मानेगा मेरी इनकम है, नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास 10 पेशेंट चेक करना है। जब वो प्रैक्टिकली मेरे पास आएंगे, मैं इनको चेक करूँगा, मुझे पैसे देके तभी मानूंगा ना मेरे पास पैसा आया है। पता नहीं निकल गया ऐसे, उनको अच्छा लगा ना ऐसे ही चले गए, तो इनकम थोड़ी ना हुई मेरी वो। तो कैश बेसिस आपको ये याद रखना है, इनकम हुई तो मत मानो, पैसा आया तो मानो मुझे मेरा इनकम हुआ है, ओके। मनी अगर आपके पास आएगा तब मानो आपको पैसे मिले, मतलब आपकी इनकम हुई। और खर्चा कब मानोगे, मुझे मेरे एम्प्लॉय को ये महीने की सैलरी देना है, मैंने दिया नहीं है, जब दूंगा तब मानूंगा मेरा खर्चा हुआ है। जब मैं उनको पैसे दूंगा, जब उनको सैलरी दूंगा, तब मैं कंसिडर करूंगा कि मेरा क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। तो कुछ नीचे के बातें पॉइंट टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है। सर क्या है पॉइंट टू रिमेंबर, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, आर नॉट कंसिडर इन द कैश बेसिस मेथड। अभी आपके लिए न्यू पॉइंट आए, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब क्या, खर्चा। सर आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, पेंडिंग। ये मेरा एम्प्लॉई है, ओके। देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, वो जल्दी समझ में आएगा। देखो ध्यान दो, ये है मेरा एम्प्लॉई है, ओके। सपोज ये मंथ है, अप्रैल मंथ है, ओके। ये अप्रैल महीना है, ठीक है। इसने क्या किया, मेरे यहाँ काम किया, ओके। अभी अप्रैल महीना चालू है, एग्जांपल दे रहा हूँ, अप्रैल महीना नहीं चल रहा, पर एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। मार्च के मंथ में, कौन से मंथ में, मार्च के मंथ। ये जो मेरा एम्प्लॉय है, ये समझ पे खुश मिजाज टन टना टन, इसका नाम है मिस्टर एफ। एफ बोलता है इसको मैं। ये एफ ने मेरे कंपनी में काम किया मार्च महीने में, ओके। अब मुझे, जब ये मेरी कंपनी में पूरा मार्च का होल मंथ वर्क करेगा मेरी कंपनी में, तो अप्रैल महीना आएगा, अप्रैल के फर्स्ट, अप्रैल को सेकंड, जो भी हो, तो ये अप्रैल महीने में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सैलरी देना पड़ेगा ना, क्योंकि इसने पूरा मार्च महीना क्या क्या काम किया। मैंने इसको अभी तक सैलरी दी नहीं, अब मेरा खर्चा तो हो गया। क्यों खर्चा कहाँ हुआ सर, क्यों इसने एक महीना काम नहीं किया क्या, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, पेमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन मैंने किया नहीं है, मैंने पेंडिंग में रखा है इसको। 2 तारीख, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल आ गई, तो मेरे लिए ये खर्चा कैसा हो गया, ये सैलरी का जो खर्चा है वो कैसा हो गया मेरे लिए, आउटस्टैंडिंग हुआ, पेंडिंग हुआ, क्योंकि मुझे उसको पे करना है ना। अप्रैल मंथ में मुझे उसको मार्च मंथ की सैलरी पे करना है, तो जो खर्चा है मेरा पेंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने पे किया क्या अभी तक, नहीं। तो अगर मैं कैश बेसिस अगर यूज़ कर रहा हूँ मेथड, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैं कैश बेसिस में रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा, जब मैं उसको पेमेंट दूंगा तब मैं वो रिकॉर्ड करूँगा। समझ में आया, यस और नो, ओके। अब होता प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर प्रीपेड क्या होता है बताओ ना। सर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ऐसे एक्सपेंसेस अभी तो हुए नहीं और आपने पहले खर्च कर दिया। ऐसे एक्सपेंसेस आपका हुआ नहीं अभी तक इनकम, और आपने क्या कर दिया, मतलब सुनो एग्जांपल दे दो। सपोज ये मंथ चल रहा है मेरा, मार्च मंथ है, ओके। और ये है अप्रैल। मार्च मंथ में ये जो है ना मिस्टर एफ, ये मैं अलग एग्जांपल ले रहा हूँ भैया, इसको भूल जाओ। ये मिस्टर एफ जो है ना, इसने मार्च मंथ में मेरे से क्या कर लिया, अप्रैल मंथ की सैलरी ले लिया, एडवांस में ले लिया है ना। मतलब मैंने जो खर्चा कर दिया ये प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, मेरा खर्चा हुआ ही नहीं है। क्या हुआ, मेरा खर्चा हुआ ही नहीं, और मैंने पहले इसको पैसे दे दिए। सर खर्चा हुआ नहीं मतलब क्या, भैया मेरा मार्च मंथ के अंदर मेरा जो वर्कर है मिस्टर एफ, वो काम कर रहा है, वो मेरे पास आता है, बोलता सर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, आई नीड द मनी। तो मैं वो, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा सर अब एक काम करो, मुझे अप्रैल मंथ की सैलरी जो है ना, अप्रैल मंथ आया नहीं है अभी तक, मुझे अप्रैल मंथ की सैलरी अभी दे दो मार्च में। अप्रैल मंथ की सैलरी मुझे क्या कर दो, अभी दे दो। तो मतलब ये खर्चा कैसे हो गया, प्रीपेड हो गया ना, प्री मतलब पहले। अब अप्रैल मंथ में जब काम करेगा वो, सुना ध्यान से, अप्रैल मंथ में जो पूरा महीना काम करेगा,
जब मई का मंथ आएगा तब मैं इसको अप्रैल मंथ की सैलरी दूंगा ना, तब मेरा खर्चा माना जाएगा मई मंथ के अंदर। लेकिन ये जो खर्चा था अप्रैल महीने का वो मैंने पहले पे कर दिया उसको, दैट इज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है? ओके। अब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने क्या कर दिया, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने मेरे कस्टमर को, सुनो ध्यान से, मेरा एक पार्टी, ठीक है, उसको मुझे कुछ गुड्स सोल्ड करना है। क्या करना है, अब अलग एग्जांपल दे रहा हूँ। ये है सपोज, ये है बंदा, ओके, टन टन टन, ये मेरा पार्टी है, मतलब ये मिस्टर डी है जिसको मैं क्या करता हूँ, मेरे गुड्स सोल्ड करता हूँ। क्या करता हूँ, सोल्ड करता हूँ। ये मिस्टर डी ने क्या किया, मुझे पहले पैसे दे दे, कहा ये लो एक 1 लाख रुपीज़, क्या करो ये 1 लाख रुपीज़ ले लो, ओके। और नेक्स्ट मंथ में मुझे, सपोज मेरा बिजनेस है लैपटॉप का, मैं लैपटॉप लेता हूँ और क्या करता हूँ, बेचता हूँ, ये लो 1 लाख रुपीज़, ओके। और मुझे नेक्स्ट मंथ में क्या करो, 2 लैपटॉप ला के दे दो। समझ में आ रहा है? तो मुझे इनकम तो एडवांस में होगी ना। मैंने 1 लाख रुपए ले लिया, लेकिन लैपटॉप दिया किसको, अभी तक नहीं दिया ना। लैपटॉप तो उसको नेक्स्ट मंथ में दूंगा ना। मैंने गुड्स तो उसको सोल्ड नहीं किया, लेकिन पैसे तो पहले आ गए, तो उसको बोलते इनकम रिसीव इन एडवांस। मतलब इस तरीके की भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी कैश बेसिस अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं होते हैं। सर इसमें क्या होते हैं, सिर्फ वही होते, अपने क्या कर दिया, माल बेच दिया, ओके, रिकॉर्ड मत करो। मैंने गुड्स क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, रिकॉर्ड मत करो। जब पैसा आएगी तभी रिकॉर्ड करो। तो ये सब चीज़ें हैं ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड एडवांस, ऑल दिस आर द नॉट कंसिडर इन द कैश बेसिस मेथड। ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। फर्स्ट थिंग्स, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, सिर्फ क्या, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। तो कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या, अभी तो बताया था। अगर आप कैश में पे कर रहे हो या कैश में रिसीव कर रहे हो तो वही लिखो। कॉमन सेंस है ना। मैंने अगर कोई गुड्स बेच दिया, तुरंत पैसे ले लिया, कैश में हो गया, रिकॉर्ड कर दो। मैंने कुछ किसी को सैलरी दे दी, कैश में दे दी, तुरंत रिकॉर्ड कर लो। उसको बोलते कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। सर मुझे ये ऊपर का थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस। सर ये जो बच्चों, ये जो कंसेप्ट है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब के सब क्या आते हैं, हम कैश बेसिस में यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये कैश बेसिस में आते ही नहीं है। इसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं करना। हमें क्या करना है, वही चीज़ रिकॉर्ड करना है जो हम कैश में क्या करें, जब हमारे पास कैश आएगा हम इनकम हम मान लेंगे, रिकॉर्ड कर लो। तो कैश पे करोगे, हम इनकम हमारा हम ये मान लेंगे हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, रिकॉर्ड कर लो। समझ में आया? ओके। थर्ड पॉइंट, ओनली प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आपको शायद पता भी नहीं होगा, आपने देखा भी नहीं होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे होता है, लेकिन याद रखो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना, ये लोग हम नॉर्मली बनाते हैं, जो बिजनेस है नॉर्मल बिजनेस बनाते हैं। लेकिन जो फर्म, ये डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, स्कूल, कॉलेजेस, एनजीओ, ये कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैश बेसिस अकाउंटिंग करते हैं, और कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर हम प्रॉफिट लॉस के अलावा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के जगह क्या बनाते हैं हम लोग, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देन व्हाट इज द, वी मेक द profit and loss account, we don't make the profit and loss account, we make the receipt and payment account instead of the P&L account, ओके। तो हम क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट मतलब क्या, कितना पैसा आया, पेमेंट मतलब क्या, कितना पैसा गया, बस इतना ही लिखते हैं। इसको होते रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। P&L अकाउंट हम बनाते ही नहीं, क्योंकि P&L अकाउंट के अंदर उधारी वाला माल भी आ जाता है, इसमें उधारी वाला माल है ही नहीं, ना आपको उधार में देना है ना उधार में लेना है। पे करोगे तो डायरेक्टली पे करो, उधार लो ही मत, और रिसीव करोगे तो डायरेक्टली लो, उधार दो ही मत। दिस इज अ रिसिप्ट एंड पे। इसलिए ये
कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट लिखते, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में क्या है, रिसिप्ट मतलब पैसा आया लिख लो, पेमेंट मतलब क्या, मनी चलेगा, पेमेंट कर दिया लिख लो, मीन्स रिकॉर्ड कर लो। ओनली प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या है, यू डोंट नो, सिर्फ सुनो, बैलेंस शीट में हम लोग एसेट लिखते हैं और लायबिलिटी लिखते हैं। एसेट और लायबिलिटी कितने को पता होगा, कितने को नहीं पता होगा, अगर पता है तो अच्छी बात है, अब नहीं पता है तो छोड़ दो। बैलेंस शीट में आपको पढ़ाऊंगा, आएगा बैलेंस शीट का भी। डन। नेक्स्ट, नॉट टू बी प्रिपेयर, मैंने वही बताता, कैश बेसिस के अंदर हम लोग क्या करते, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ही बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बनाते, वी डोंट प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मोटा मोटा आपको इसमें क्या समझ में आया, इतना आपको समझना नहीं, मैंने आपको बता दिया। कैश बेसिस अकाउंटिंग में सिर्फ एक बात याद रखना, इनकम रिकॉग्नाइज हुआ मत करो जब तक पैसा नहीं आया। रिकॉग्नाइज मतलब क्या, मैंने किसी को कोई चीज़ बेच दिया, सेल कर दिया, क्रेडिट के ऊपर क्या, बुक मत रिकॉर्ड करो, जब पैसा आएगा रिकॉर्ड कर दो। मुझे किसी को खर्च, मुझे किसी को सैलरी देना है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, या कुछ भी, कुछ ऐसे ढेर सारे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के अंदर, मत रिकॉर्ड करो। कब रिकॉर्ड करो, जब आप क्या करोगे, पे करोगे। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम नहीं बनाते, हम लोग क्या बनाते, रिसिप्ट और पेमेंट, कितना हमें दिया और कितने को हमें दिया, कितने को हमने पे कर दिया, और बैलेंस शीट बनाते। ओके, ये बात आपको याद रखना है। और दूसरी मेन बात, आपको कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन कैश बेसिस अकाउंटिंग करता है, कंपनी वाले नहीं करते, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, उनको बहुत सारे गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड आउट करना पड़ते हैं। ये डॉक्टर्स, लॉयर, सी, आपने क्या देखा, डॉक्टर, लॉयर, सी, पहले डॉक्टर, लॉयर, सी कोई बेचते ही नहीं है, उनका प्रोफेशनल है, ओके, वो सर्विस देते हैं, स्कूल कॉलेज वो भी सर्विस देते हैं, NPO NGO ना ये सर्विस देते हैं ना बेचते, ये तो क्या है, सोशल वर्क है, ओके, क्लब्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ये भी कुछ सोल्ड नहीं करते, सब सर्विस देने वाले इंस्टीट्यूशन है। तो ये लोग क्या करते, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते। ओके, समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ, येस और नो, दिस इज योर कैश बेसिस अकाउंटिंग। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द कैश बेसिस अकाउंटिंग, यू कैन आस्क मी by calling, by WhatsApp, whatever you want. Okay, got it till here? Okay, list this is one. देखो ध्यान दो, हमारा नेक्स्ट क्या है, 5th पॉइंट, डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज। अगर आप कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हो तो ईजी ना, आपको नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। नॉलेज की ज़रूरत नहीं मतलब क्या नहीं, आपको अकाउंटिंग की नहीं भी नॉलेज हुआ तो भी चलेगा। पहली बात तो आपको P&L अकाउंट बनाना ही नहीं है, जरा फिर आपको ये बनाना किसने कितना पैसा दिया लिख लो, किसने कितना पैसा दिया लिख लो, और किसको कितना हमने दे चुके वो भी लिख लो, बात खत्म। डजंट गिव अप ट्रू एंड फेयर व्यूज ऑफ P&L अकाउंट, ये सबसे मेन है। आपको मैंने बताया था ना, हम लोग इसमें क्या बनाते, रिसिप्ट एंड पेमेंट। एक बैलेंस शीट जैसे P&L अकाउंट होता है ना, उसी तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी होता है, लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब क्या, ट्रू मतलब सही, फेयर मतलब क्या, वो भी सही, व्यू मतलब क्या, दृश्य, चीज़, फ्रेम। ट्रू एंड फेयर मतलब क्या, सही ढंग से। P&L अकाउंट जो हम बनाते हैं तो हमें प्रॉपरली समझ में आता है कि हमारा लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जब बनाते हो तो आपको प्रॉपरली समझ में ही नहीं आता है कि आपको प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। इसलिए नॉट सुटेबल फॉर द बिजनेस, इसलिए अब कोई भी बिजनेसमैन ये कैश बेसिस अकाउंटिंग यूज़ नहीं करता है। और सबसे मेन बात, हम लोग जो कंपनी अकाउंट से हमारा जो है ना, कंपनी अकाउंट 2013, ये भी आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। ये कंपनी हम लोग जो कंपनी के अंदर होता है ना, जो कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, तो ये रूल्स और रेगुलेशंस के बेस पे स्टैब्लिश होते हैं। तो रूल्स और रेगुलेशन के बेस कौन बताता है, ये कंपनी अकाउंट बताता है। वो आपको कंपनी लॉ में आएगा, जब FISY में पढ़ोगे लॉ के अंदर आपको यही कंपनी एक्ट 2013 आपको पढ़ना है। ओके, तो ये कैश बेसिस अकाउंटिंग है, ये कंपनी लॉ से रिकॉग्नाइज नहीं है। कंपनी लॉ कहती है कि आप कैश बेसिस अकाउंटिंग मत यूज़ करो, किसको, बिजनेसमैन को। NGO यूज़ करे कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर्स, लॉयर यूज़ करे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको थोड़ी ना कोई बेचना होता है, समझे। लेकिन कंपनी के लिए ये सुटेबल नहीं है। क्यों सुटेबल नहीं है, क्योंकि दिस डजंट गिव अप द ट्रू एंड फेयर व्यूज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का आपको प्रॉपरली बताता ही नहीं कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है,
ओके। अब दूसरी सबसे मेन बात ये कि इसके अंदर आपका जो मेन पॉइंट है, आपको क्रेडिट में आपने क्या सोल्व किया और किसको कितना देना है ये भी बताता नहीं है। वाई, क्यों नहीं बताता है? बिकॉज वी डोंट रिकॉर्ड द, क्या हम क्या रिकॉर्ड नहीं करते? कैश। हम क्या रिकॉर्ड नहीं करते? दोज गुड्स वी सोल्ड ऑन द क्रेडिट बेसिस, दैट इज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बेसिस अकाउंटिंग। ओके, कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर हम वो रिकॉर्ड नहीं करते जो क्रेडिट में हम लोग किसी को गुड सोल्ड करते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? येस और नो? ओके। लास्ट में मैं आपको ये बात बताऊंगा, कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है? वही होता है, क्या होता है? वो होता है हमको जो भी पैसे कैश में आएंगे हम रिकॉर्ड करेंगे, जो भी खर्चा हम लोग किसी को पे करेंगे हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने खर्चा पे नहीं, कुछ ऐसे खर्चे जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको बता दिया मैंने, वो खर्चा है हमें करना है लेकिन हमने पेंडिंग में रखा है, हमने किया नहीं, रिकॉर्ड मत करो। ओके, समझ में आया? गॉट इट? नेक्स्ट, सेकंड इज एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस मीन्स मर्केंटाइल, ये सबसे मेन है। मर्केंटाइल बेसिस, वर्क होना चाहिए, अमाउंट रिसीव हो या ना हो। दिस इज आर पंच लाइन। व्हाट इज आर पंच लाइन इन हिंदी? वर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्क होना चाहिए, चाहे फिर अमाउंट रिसीव हो या अमाउंट रिसीव्ड ना हो। सर क्या है ये? एक्रूअल बेसिस नहीं समझ में आ रहा है सर, प्लीज टेल मी। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डिटेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या होता है? वर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए, अमाउंट रिसीव्ड हो या ना हो। वर्क होना चाहिए मतलब क्या? मैंने क्या किया, किसी को गुड्स सोल्ड कर दिया, मेरा लैपटॉप का बिजनेस है, मैंने गुड्स सोल्ड कर दिया क्रेडिट के ऊपर, वर्क हुआ ना, काम हो गया, रिकॉर्ड कर लो बुक के अंदर। मैंने क्या किया, किसी से कुछ माल परचेस कर लिया, माल मतलब रॉ मटेरियल, ओके, गुड्स मैंने क्या परचेस कर लिया क्रेडिट के ऊपर, रिकॉर्ड कर लो। वर्क होना चाहिए मतलब क्या? सेलिंग और परचेस होना चाहिए, चाहे वो क्रेडिट पे हो चाहे ना हो, वेदर इट मे बी क्रेडिट और इट मे नॉट बी क्रेडिट। क्रेडिट में हो तो भी रिकॉर्ड करो, कैश में हो तो भी रिकॉर्ड करो, दैट इज वर्क होना चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? यस और नो? यस और नो? ओके ओके, गॉट इट क्लियर? ओके, वर्क होना चाहिए, अमाउंट रिसीव्ड हो या ना हो। वर्क होना चाहिए मतलब क्या? आपने सेल कर दिया, क्रेडिट पे करो या कैश में करो, लिख लो। परचेस किया, अब कुछ गुड्स आपने परचेस कर लिए, कंपनी के अंदर ले आए, क्रेडिट पे ले आए या कैश पे ले आए, रिकॉर्ड कर लो, दैट इज एक्रूअल बेसिस। ओके, मैं आपको वन बाय वन इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा था, ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट, अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट। ओके, रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम कब होगी? आप सेल करोगे, ओके, रेवेन्यू हुआ या ना हुआ आपको रिकॉर्ड करना ही है। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड एक्सपेंसेस इंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर पेड और नॉट, ये याद तो रखो। रेवेन्यू, रेवेन्यू दिख रहा है, ये रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या? इनकम होना। रेवेन्यू रिसीव्ड हो या ना हो आपको बुक में लिखना है। मतलब मैंने अगर किसी को सेल किया गुड्स, ओके, अगर तुरंत पैसे दिया तो आपके रेवेन्यू हो चुका है, रिसीव्ड हो चुका है। उसे अगर क्रेडिट में लिया, वो मतलब क्रेडिट में लिया मतलब क्या? रेवेन्यू हो चुका है लेकिन मनी अभी तक आए नहीं है। रेवेन्यू को किसे कहते हैं? आपने गुड्स सोल्ड कर दिया तो आपका रेवेन्यू अर्न हो गया, और डजेंट मैटर वो रिसीव हुए या नहीं हुए, क्या? मनी, मनी रिसीव अभी भी हो सकता है या फिर फ्यूचर में 2 दिन 4 दिन 10 दिन या 1 मंथ के बाद भी हो सकता है। तो वही कह रहे हो, एक्रूअल बेसिस में अगर आप सेल करते हो तो समझ लो आपका रेवेन्यू हो चुका है, चाहे फिर पैसे आए मतलब रिसीव हो या पैसे रिसीव्ड ना हो। ना हो मतलब आपके फ्यूचर में पैसे रिसीव होने वाले हैं। सेम एक्सपेंसेस इंकर्ड, एक्सपेंसेस हो चुका है, जैसे मैंने क्या किया, मेरे वर्कर है कंपनी के, उनको उन्होंने पूरा होल मंथ काम कर दिया, मंथ मार्च महीने में काम कर दिया, अब अप्रैल महीना है, तो जो मेरे अगर कंपनी है, सपोज आई हैव द 10th एम्प्लॉय इन माई द कंपनी, ओके, in my company I have the 10 employees, okay, all the 10 employees has work whole month, okay, so I have to give them salary in the month of the April, okay, this salary I am consider this is a accrual, accrual means this is outstanding salary, outstanding expenses, outstanding मतलब क्या? पेंडिंग, पेंडिंग सैलरी हो, क्यों? क्योंकि अप्रैल मंथ के अंदर मुझे क्या करना है, उनको सैलरी देना है। समझ में आ रहा है? तो मेरा एक्सपेंसेस इंकर हो गया, इंकर मतलब होना, कैसे? जिस तरह से देखो, ध्यान दो, उन्होंने मार्च मंथ में काम कर दिया, मार्च मंथ में आपका काम कर रहे हैं, एक फर्स्ट दिन आए
मार्च के पहले दिन आए, आपके 10 एम्प्लॉयज़ ने काम कर दिया, 10वें दिन आए, फिर 20वें दिन आए, फिर 30 डेज़ में आए, पूरे 30 डेज़ उन्होंने वर्क किया। ओके, तो आपको क्या करना है अभी, जब वो 30 दिन पूरा काम करेंगे तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा, खर्चा आएगा ना, क्योंकि खर्चा मतलब क्या, आपको उनको सैलरी देना है, तो सैलरी देने को आप क्या बोलेंगे, इंकर्ड। सैलरी आपका क्या हुआ, खर्चा हुआ, खर्चा मतलब एक्सपेंस। अब एक्सपेंस हो गया ना, वो दिया ही नहीं बता लेंगे, लेकिन देना तो पड़ेगा ना। अगर उन्होंने होल मंथ काम कर लिया तो एक्सपेंस इंकर हो गया। अब वही कह रहे, अब एक्सपेंस इंकर हो गया तो आप पे करो या मत करो, बुक में लिखो। कैश बेसिस में ऐसा नहीं था। कैश बेसिस में अगर खर्चा हुआ, एक्सपेंस इंकर हुआ, अगर पे किया है तो लिखो, अगर पे नहीं किया है तो मत लिखो। पर एक्चुअल बेसिस में ऐसा नहीं है। अगर आपके लिए किसी ने कुछ काम कर दिया, मतलब आपका खर्चा हो गया मान लो, वो डजेंट मैटर आपने पे किया या नहीं किया है, पे किया तो भी लिखो, पे नहीं किया तो भी लिखो। ये कौन बताता है, एक्चुअल बेसिस, क्योंकि आज न कल तो आप पे करने वाले हो ना। पे नहीं किया तो डुबाने वाले थोड़ी है, वो बैड डेप्स थोड़ी ना करने वाले आप। आपको तो पैसे पे ही करना, वो सैलरी है, आज न कल तो आपको वर्कर को देना ही पड़ेगा ना। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, या फिर कोई ब्रेकफास्ट का कोई होटल का खर्चा हो गया, आपके वर्कर ने वन मंथ के अंदर कुछ चाय बिस्किट्स खाए होंगे, ब्रेकफास्ट किया होगा, तो उसका कोई बिल आया होगा आपका, वो बिल तो आपको आज ना का तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो ये सब खर्चे, ये एक्सपेंसेस इंकर हो जाते हैं। जैसे जिस तरह से अभी एक्सपेंस इंकर करना मतलब क्या करना, भाई मैंने क्या कर दिया, मेरे 10 वर्करों की पूरी तरह से क्या कर दिया, सर्विस ले ली, उन्होंने मेरे लिए काम कर दिया, तो मुझे उनको क्या करना है, सैलरी देना है, तो मेरा खर्चा ही हो गया ना। डजेंट मैटर मैं आज पे करूँ या कल पे करूँ, आज ना कल तो पे करना ही है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, मेरी कंपनी में मेरे कंपनी में अलग अलग मशीन है, वो मशीन किस पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो मुझे पे ही करना पड़ेगा ना, तो मेरा खर्चा हो गया, वो आज ना कल तो पे करना ही पड़ेगा ना। ओके, तो आप क्या करो, बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन कैश बेसिस में ऐसा नहीं होता है। कैश बेसिस में जब तक कि आप रिकॉर्ड नहीं कर, जब तक कि आप पे नहीं करोगे, एक्सपेंस इंकर हो गया ठीक है, अगर आपने पे किया तो अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ तो रिकॉर्ड करूँगा, अगर आपने पे नहीं किया, अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। लेकिन एक्चुअल बेसिस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी इनकम हो चुकी है, ओके, लेकिन आपको अभी तक सैलरी नहीं मिली, अगर आपको सैलरी नहीं मिली तो भी आपको रिकॉर्ड करना है, मिली तो भी करना है, नहीं मिली तो भी करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी को गुड सोल्ड कर दिया, मेरी कंपनी का मालक, मेरे पटेल इंडस्ट्री है, मेरे वाटर बॉटल की मेरी एक फैक्ट्री है, मैंने क्या किया, मेरे एक पर्टिकुलर पार्टी सपोज मिस्टर ए, जिनको मैंने क्या कर दिया, 10,000 के वाटर बॉटल सोल्ड कर दिए। ओके, अब मैंने सेल कर दिया, मेरी इनकम, मेरी रिवेन्यू हो चुकी है, रिवेन्यू मैंने अर्न कर लिए। डजेंट मैटर वो मुझे आज पैसे देते या 2 महीने बाद देते, तो भी मैं बुक के अंदर लिख लूँगा क्या, कि मिस्टर ए से मुझे पैसे आने वाले हैं। खर्चे का भी वही है, मुझे अगर किसी को सैलरी देना है, किसी को कुछ भी खर्चा पे करना है, तो मैं भी लिख के लिखूँगा, मुझे मेरे 10 एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, ये मैं बुक के अंदर लिख के रखूँगा, क्योंकि मेरा इनकम हो चुका, खर्चा हो चुका है वो सैलरी मैंने, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, मेरे 10 एम्प्लॉय है, ओके, और 10 एम्प्लॉय का मैंने क्या कर लिया, उनका मैंने यूज़ कर लिया ना। ओके, इलेक्ट्रिसिटी मैंने भी क्या कर ली, मेरे वाटर बॉटल बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली, खर्चा तो इंकर हो चुका है ना। इंकर उसी कहते जो आप खर्चा यूज़ कर लेते, कंज्यूम कर लेते हो। कंज्यूम एक बार आपने कर लिया तो उसका जो एक्सपेंस है, इंकर है, वो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, शायद मैंने ज़्यादा लंबा ले गया, वो ये हो गया आपका एक्चुअल बेसिस। ध्यान दो नेक्स्ट, उसलिए वो कहते हैं ना, वर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए, चाहे फिर पैसे आ जाओ या कल आओ, काम हुआ तो आपको बुक में लिखना ही लिखना है। इन अदर वर्ड, रेवेन्यू इज रिकग्नाइज व्हेन इट इज अर्न, ध्यान दो, और ऑक्वर्ड मतलब होना। इसके अंदर आपको रेवेन्यू कब मानी जाएगी, जब आप अर्न करते हो या ऑकर्ड करते हो। अर्न करना मतलब क्या करना, आ जाना। ध्यान दो, रेवेन्यू रिकग्नाइज इट इज़ अर्न, अर्न मतलब क्या, अर्न मतलब पैसे आना नहीं होता है। ध्यान से सुनो, मैंने अगर किसी को, अभी सपोज मैं वाटर बॉटल बनाता हूँ, वाटर बॉटल मुझे मिस्टर ए को देना है, वो मेरे पास आए, सर अब वाटर बॉटल का मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, मुझे 1000 वाटर बॉटल चाहिए, तो मेरी इनकम हुई क्या, नहीं। मेरी रेवेन्यू हुई क्या, नहीं। जब मैं क्या करूँगा, वाटर बॉटल बनाऊँगा और मिस्टर ए को जाके सेल कर दूंगा, तो मेरी इनकम अर्न हो गई। उसको कहते हैं इनकम अर्न होना, पैसे नहीं दिया उसने, इनकम अर्न हो गया, मैंने उसको माल सेल कर दिया तो मेरी इनकम अर्न हो गई। ओके, एक्चुअल बेसिस के अंदर जब तक कि आप वाटर बॉटल उसको सेल नहीं करोगे, तब तक
क्या मानोगे, रिकॉग्नाइज मानोगे नहीं। क्या कि आपकी रेवेन्यू हुई, आप रिकॉग्नाइज करोगे ही नहीं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करोगे, जब आपकी इनकम अर्न हो रही है, मतलब वर्क हो रहा है, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, गुड सोल्ड कर रहे हो। कैश बेसिस में ऐसा नहीं था। कैश बेसिस में जब तक कि पैसा नहीं आएगा, आप गुड सोल्ड करो या मत करो, गुड सोल्ड करा, एक्चुअली याद रखो कोई भी बिजनेसमैन कैश बेसिस यूज़ नहीं करता है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये कैश बेसिस सिस्टम जो है ना, सपोज मैं कैश बेसिस सिस्टम यूज़ करता हूँ। मैंने क्या किया, गुड्स सोल्ड कर दिया और उसको बेच दिया, तो मैं बुक में लिखूंगा नहीं और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मानूंगा ही नहीं। कब रिकॉग्नाइज मानूंगा, कैश बेसिस के अंदर, जब वो मुझे प्रैक्टिकली पैसे ला के देगा तब। लेकिन एक्रूअल बेसिस में ऐसा नहीं होता है। एक्रूअल बेसिस में मैं क्या करूँगा, जैसे वाटर बॉटल मैंने बनाया और मिस्टर ए को जाके दे दिया, तो मैं क्या करूँगा, दे दिया मतलब मैंने इनकम अर्न कर लिया। इनकम अर्न कर लिया मतलब मैंने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो। हाँ, एक्रूअल बेसिस के अंदर क्या होता है, पैसे आज नहीं मिलते, मिल भी सकते या नहीं भी मिल सकते। एक्चुअली बिजनेस के अंदर तो एक्चुअली क्रेडिट पीरियड ही होता है। ओके, सेम एक्सपेंसेस आर इंकर या एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज। एक्सपेंस आप कब रिकॉग्नाइज करो, जब इंकर हो जाएगा। इंकर मतलब क्या हो जाएगा, मैंने क्या कर लिया, वर्करों से महीना भर काम करवा लिया, तो मेरा एक्सपेंसेस क्या होगा, इंकर हो गया। ऑडिट, यस आर नो। एक पॉइंट, हाँ 2 पॉइंट आपके समझ में आए। एक्सपेंस में वही केस है, प्रैक्टिकली याद रखो, जब भी आपने अगर कोई कंज्यूम कर लिया, किसी से कोई चीज़ का फ़ायदा उठा लिया, तो आपका क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया, चाहे उसको आप पे करो या मत करो। तो समझ में आ रहा है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली, कंज्यूम कर लिया ना, वापर ली इलेक्ट्रिसिटी मैंने यूज़ कर लिया। अब यूज़ कर लिया, मुझे पैसा तो देना पड़ेगा ना, चाहे मैं आज दूँ या कल दूँ, मैं बुक के अंदर लिख लूँगा। लेकिन कैश बेसिस में ऐसा नहीं होता है। कैश बेसिस में मैंने अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली, मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। कब रिकॉर्ड करूँगा, जब मैं इसको प्रैक्टिकल जाके पैसे दूंगा तब रिकॉर्ड करूँगा। तो ये दो डिफरेंस है कैश बेसिस में और एक्रूअल बेसिस में। गॉट इट, ओके। एग्जाम्पल देखो नेक्स्ट, रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड एंड पेमेंट इज नॉट येट पेड एंड शुड बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वही बात है ना, सपोज मेरा घर है, ओके, या मेरी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। वो बिल्डिंग मैंने 1 महीना यूज़ कर ली, कंज्यूम कर लिया, वापर ली मैंने मेरे बिजनेस के लिए। अब मैंने उसको यूज़ तो कर ली, ओके, वापर ली, तो मेरी इनकम हो, तो मेरी क्या हुआ, खर्चा हो चुका है। मैं क्या बनूंगा, उसको एक्सपेंस इंकर मानूंगा, क्योंकि मैंने उसको यूज़ कर लिया ना। तो मैं क्या करूँगा, एक्रूअल बेसिस के अंदर ये लिख लूँगा कि मुझे क्या करना है, रेंट पे करना है। सपोज मैंने अगस्त मंथ में अंदर एक बिज़नेस स्टार्ट किया, पूरे अगस्त महीने के अंदर वो मैंने बिज़नेस एक बिल्डिंग में स्टार्ट किया, वो बिल्डिंग को मैंने यूज़ कर लिया। तो सितंबर महीने में मैं क्या करूँगा, मुझे अगस्त मंथ की क्या करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा ना। तो मैं एक्रूअल बेसिस अगर यूज़ कर रहा हूँ, एक्रूअल बेसिस ठीक है, अकाउंटिंग मेथड है, वो अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके थ्रू मैं क्या करूँगा, ये लिख लूँगा क्या मुझे क्या करना है, अगस्त मंथ का क्या करना है, रेंट देना है। क्यों, क्योंकि मैंने वो यूज़ कर लिया, बिल्डिंग को कंज्यूम कर लिया, वापरा ना बिल्डिंग को, मैंने वो बिल्डिंग को यूज़ कर लिया। लेकिन मैं अगर कैश बेसिस अगर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा ही नहीं बुक के अंदर वो। मैंने अगर अगस्त मंथ के अंदर पूरी तरह से बिल्डिंग को यूज़ कर लिया, तो सितंबर में लिखूंगा ही नहीं। क्या लिखूंगा नहीं, क्या मुझे रेंट पे करना है अगस्त मंथ का। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं कैश बेसिस यूज़ कर रहा हूँ। तो जब मैं प्रैक्टिकली वो रेंट क्या कर दूंगा, दे दूंगा, अगस्त मंथ का रेंट दे दूंगा, तब मैं कैश बेसिस के अंदर हो, अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ तो मैं लिख लूँगा। समझ में आ रहा है, अगर मैं कैश बेसिस मेथड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कब लिखूंगा, अगस्त मंथ का रेंट जब मैं एक्चुअली पे कर दूंगा। अगर मैं एक्रूअल बेसिस कर रहा हूँ, जिससे मंथ खत्म हो गया अगस्त का, लेकिन 1 सितंबर को मैं लिख लूँगा, क्या लिख लूँगा, क्या मुझे रेंट पे करना है। समझ में आया, ओके, गॉट इट, ओके नेक्स्ट। अब याद रखो, पॉइंट टू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था ना, कैश बेसिस के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, वहाँ क्या बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डजंट गिव द ट्रू एंड फेयर व्यूज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का वो क्या करता है, ट्रू एंड फेयर व्यू देता ही नहीं है। लेकिन एक्रूअल बेसिस में आपको प्रॉफिट प्रॉपरली समझ में आता है कितना हुआ है, और लॉस हुआ वो भी समझ में आता है कितना हुआ है। और अब उसके अलावा इसमें क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं। ये दो चीज़ आप क्या करते हो, एक्रूअल बेसिस में। इसीलिए हर बिजनेसमैन, चाहे कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, छोटा फॉर्म हो, बड़ा फॉर्म हो, वो क्या करते हैं, एक्रूअल बेसिस ही यूज़ करते हैं। ओके, गॉट इट। शायद आपको थोड़ा कम भी समझ में आया होगा या आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को क्या करो, रिपीट करते रहो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 2 या 3 टाइम्स में आपको बात समझ में आएगी मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब थर्ड जो है, ये एक्चुअली है ही नहीं, लेकिन बुक्स में ही थी आपके, मैंने आपको बता दिया, ये फॉलो नहीं होता है। ओके,
आपकी जो इंडिया के अंदर लॉ है, लॉ इन इंडिया प्रोहिबिट मतलब मना करता है ये मेथड यूज़ करने के लिए, लेकिन बुक में तो आपको थोड़ा बता देता हूँ। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड क्या बोला, हाइब्रिड मतलब क्या, मिक्स, ये मिक्स करके बनाइए कैश बेसिस को और एक्रियल बेसिस को। मैंने क्या कर दिया, कैश बेसिस और एक्रियल बेसिस दोनों को मिक्स कर दिया और क्या बना दिया, मिक्स बेसिस यानी हाइब्रिड मेथड बना दिया। सर क्या है हाइब्रिड मेथड, कुछ नहीं है यार, मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया, कैश बेसिस मेथड पढ़ाया, बाद में क्या पढ़ाया, एक्रियल बेसिस पढ़ाया। तो मैंने कैश और एक्रियल को मिक्स करके एक न्यू मेथड बना दी, उसको हमने नाम दिया मिक्स बेसिस या हाइब्रिड बेसिस। अब क्या है सर ये मेथड में, अंडर द मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश एंड एक्रियल बेसिस आर फॉलो, रेवेन्यू आर एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन अ कैश बेसिस। ये ध्यान दो, अगर मैं हाइब्रिड मेथड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा पता है क्या करूँगा, मेरा अगर क्या हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, मतलब मेरी इनकम हो रही है, क्या हो रही है, मेरी इनकम हो रही है। अगर वो इनकम कैश में होती है, क्या कर रही, अगर वो इनकम मेरी कैश में होती है तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, मतलब कौन सा हुआ, कैश बेसिस अकाउंटिंग होगा। लेकिन मैं कैश बेसिस में क्या करता था, कैश में सिंपल बताता था, रेवेन्यू हो रही है, पैसा आ रहा है तो लिख लो, खर्चा मतलब खर्चा कब कब मानूंगा मैं, कैश बेसिस में जब प्रैक्टिकली दे रहा हूँ तब। लेकिन हाइब्रिड बेसिस में वैसा नहीं है, हाइब्रिड बेसिस में क्या बता रहे कि रेवेन्यू हो रहा है और पैसा भी आ रहा है तो लिख लो, ओके। लेकिन एक्सपेंस के बारे में ऐसा नहीं है, एक्सपेंस हो रहा है, मेरा एक्सपेंस हो चुका है लेकिन मैंने पे नहीं किया है तो भी लिख लो। मतलब इनकम के बारे में ये हाइब्रिड मेथड है ना, हाइब्रिड मेथड, ये रेवेन्यू के बारे में कौन सी मेथड यूज़ कर रहा है, कैश बेसिस, और एक्सपेंस के बारे में, खर्चे के बारे में कौन सी मेथड यूज़ कर रहा है, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या बोलती है, आपका खर्चा हो गया चाहे आपने पे किया या ना किया, आप क्या करो बुक के अंदर लिख लो। और कैश बेसिस क्या बोलती है, इनकम के बारे में, इनकम जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक कि आप क्या करो, रिकॉर्ड ही मत करो, इनकम आया तो रिकॉर्ड कर लो। तो मतलब हाइब्रिड बेसिस है, हाइब्रिड बेसिस जो है ना वो रेवेन्यू के बारे में कौन सी मेथड यूज़ करती है, कैश बेसिस, और एक्सपेंसेस के बारे में कौन सी मेथड यूज़ करती है, कौन सी मेथड यूज़ करती है, एक्रूअल बेसिस। इसी के लिए ये दोनों का कम्बिनेशन हो गया, इसलिए गवर्नमेंट के अंदर जो लॉ है हमारा कायदा वो ये मेथड को यूज़ नहीं करता है। समझ में आया, ओके। पॉइंट टू रिमेंबर में फर्स्ट पॉइंट देखो, फॉर द इनकम टैक्स पर्पज वंस यू अडोप्टेड द वन मेथड यू कैन चेंज। अगर आप इनकम टैक्स के पर्पज से, अगर आपने एक्चुअली हाइब्रिड मेथड तो यूज़ ही नहीं करते, अगर आपने कैश बेसिस मेथड यूज़ करी है तो आप क्या नहीं कर सकते हो, एक्रूअल बेसिस नहीं यूज़ कर सकते। ऐसा नहीं है ये साल आपने क्या किया, कैश बेसिस से अकाउंटिंग किया और नेक्स्ट ईयर आपने एक्रूअल बेसिस पे किया, उसके नेक्स्ट ईयर फिर कैश बेसिस पे किया, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको इनकम टैक्स के पर्पज से ये मना है। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगी, और परमिशन किसके लेना पड़ेगी, आईआरएस। सर आईआरएस कौन होता है, इंडियन रेवेन्यू सोर्सेस। सर बहुत हाई लेवल का जा रहा है, हमारे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, मत आन दो ना। ये इंडियन रेवेन्यू सोर्सेस एक डिपार्टमेंट है, इनकी परमिशन लेना पड़ती है। क्या, सपोज मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी पटेल इंडस्ट्री है, मैंने क्या किया, पहले साल कैश बेसिस अकाउंटिंग यूज़ किया, मुझे लग रहा है कैश बेसिस अकाउंटिंग से मुझे प्रॉफिट समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट ईयर मैंने एक्रूअल बेसिस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपको एक्रूअल बेसिस करना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगी, मतलब आपको मेथड चेंज करनी है तो यू हैव टू टेक द परमिशन। परमिशन किसके लेना पड़ेंगी, आईआरएस। आईआरएस मतलब कौन, इंडियन रेवेन्यू सोर्सेस। ऑडिट, yes or no? So there are the three methods of the accounting. First method is a cash basis accounting, second method is a accrual basis accounting, third method is a मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपको एक रिकॉल करा देता हूँ, कैश बेसिस में क्या होता है, आपकी अगर कभी इनकम हो रही है, इनकम कब मानोगे आप, जब आपके पास कैश आएगा प्रैक्टिकली तब मानोगे मेरा रेवेन्यू हो चुका है। और एक्सपेंसेस कब मानोगे, जब प्रैक्टिकली आप किसी को पे करोगे, दे रहे हो, मतलब मैं ये आपका खर्चा, ये आपकी सैलरी मैं आपको दे रहा हूँ तो बुक में लिख लो, ये हुआ आपका कैश बेसिस। कैश बेसिस के डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपको प्रॉपरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में नहीं आता, मतलब आपको कितना प्रॉफिट हुआ है ये समझ में नहीं आता, आपको कितना लॉस हुआ है ये समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते ही नहीं हो। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि आपको उसमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाने के लिए जो कंटेंट चाहिए वो हम लोग कैश बेसिस में यूज़ ही नहीं करते,
उससे उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ही नहीं। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट देखो आपका एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस ये सबसे मेन बेसिस है, ये आप हर बिजनेसमैन एक्रूअल बेसिस ही यूज़ करता है। ओके, समझ में आ रहा है? और जो कैश बेसिस है, हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है, कंपनी एक्ट एक कायदा है जिसमें कंपनी के बारे में लिखा है कंपनी कैसी होना चाहिए। वो कंपनी एक्ट है 2013, वो कोई भी कंपनी को परमिशन नहीं देती कि आप कैश बेसिस अकाउंटिंग यूज़ करो। ओके, आपको क्या यूज़ करना है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या? वही आपका इनकम हुआ है, मतलब आपने गुड्स सोल्ड कर दिया, मतलब आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है, चाहे फिर आप कैश में करो चाहे फिर वो क्रेडिट में करो, आप बुक के अंदर लिख लो, रिकॉर्ड कर लो। आपका खर्चा हो गया, इंकर हुआ, खर्चा इंकर हुआ, मतलब एक्सपेंसेस आपका क्या हुआ? इंकर्ड हो रहा है। अगर एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहा है, चाहे आप पे करो या फ्यूचर में पे करो, आपको क्या करना है? वो बुक में लिख लेना है। ये कौन बताता है आपको? एक्रूअल बेसिस। और आपका जो इंडियन लॉ है आपको इसी चीज़ की परमिशन देता है, कंपनी एक्ट। आप इसके अंदर क्या बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसमें आपको प्रॉपरली कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है इसकी फिगर आपको इसके अंदर मिल जाती है। थर्ड है आपका हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने मना ही किया है, इंडियन लॉ है उसको प्रोहिबिट्स करता है, मतलब मना करता है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड बेसिस है, ये कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस दोनों का कम्बिनेशन है, दोनों को मिला के बना है। दोनों को मिला के कैसे बना है? रेवेन्यू के बारे में ये क्या कहता है? हाइब्रिड बेसिस रेवेन्यू के बारे में ये कहता है कि आप कैश बेसिस मेथड यूज़ करो। कैश बेसिस मेथड रेवेन्यू के बारे में क्या बताती है? रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करो बुक में? जब आपको एक्चुअली पैसा आ जाए। तो हाइब्रिड बेसिस में हम क्या करते हैं, जब आपके पास इनकम हो रही है तभी आप बुक में लिख लो, इनकम मतलब पैसा आ रहा है तब बुक में लिखो, अदरवाइज मत लिखो। और एक्सपेंसेस के बारे में हाइब्रिड मेथड क्या यूज़ करती है? हाइब्रिड मेथड आपको ये बताती है जब तक कि मतलब आपको ये बताती है आपका खर्चा हो गया, खर्चा मतलब क्या? मुझे सैलरी देना है, मतलब एक्सपेंसेस इंकर्ड हुआ है। इंकर्ड होना मतलब एक्सपेंस हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं किया है, उसको बोलते एक्सपेंसेस इंकर्ड। एक्सपेंसेस इंकर्ड हो चुका है, आप बुक में लिख लो वेदर यू पेड और नॉट, आपने पे किया हो या ना पे किया हो। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करो, उसको रिकॉर्ड कर लो। मतलब एक्सपेंसेस आर जनरली टेकन ऑन द एक्रूअल बेसिस। गॉट इट? यस और नो? इसलिए आपको इंडियन लॉ के अंदर ये माना किया है। और आपको मैंने आखिरी में क्या बताया था, अगर आप इनकम टैक्स पर्पस के लिए आपको इनकम टैक्स पर्पस के लिए आपको अथॉरिटी ही नहीं है, यू कांट अडॉप्ट द मेथड वंस यू अडॉप्ट। एक बार आपने एक मेथड अडॉप्ट कर ली तो आप दूसरी मेथड ले नहीं सकते। अगर लेना है तो आपको IRS की परमिशन लेना पड़ेगी, मतलब इंडियन रेवेन्यू सोर्सेस। गॉट इट? समझ में आ रहा है? यस और नो? इफ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके, गॉट इट? ओके, सो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।